डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का रैपिड प्रिपरेशन कोर्स। आज हमारा 9वां लेक्चर है यूनिट 3 के लिए, जिसमें हम आपको यूनिट 3 के सभी चैप्टर्स के हाइलाइट्स यानी सभी अध्यायों के जो मुख्य टर्म्स हैं उनकी जानकारी देंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर तथा लॉन्ग एंड क्वेश्चन एंड आंसर आपको पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के हाइलाइट्स की। पहला टर्म है अच्छा स्वास्थ्य यानी गुड हेल्थ। वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, कोई बीमारी या पीड़ा ना हो। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर सभी मौसम और सभी परिस्थितियों के परिवर्तन के अनुसार अपने आप को बदल सकता है। वह तनाव को भी अच्छी तरह से झेल सकता है और जीवन का भरपूर आनंद उठा सकता है। यानी अच्छे स्वास्थ्य का मतलब है किसी बीमारी का न होना, शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त दुरुस्त होना और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल सकना और तनाव को भी झेलना और जिंदगी का भरपूर मजा ले लेना। ये सारे तत्व जो हैं अच्छे स्वास्थ्य में शामिल हैं। अब आइए विचार करते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें क्या हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें हैं संतुलित आहार, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छता, स्वच्छ भोजन एवं जल, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा, व्यायाम एवं विश्राम। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति संतुलित भोजन नहीं करता है, खुद साफ नहीं रहता है, अगल बगल साफ सुथरा नहीं है, साफ सुथरा भोजन और जल नहीं ग्रहण करता है, स्वच्छ हवा नहीं ग्रहण करता है। स्वच्छ हवा का अर्थ है प्रदूषण रहित हवा और रोगाणु रहित हवा, और कुछ व्यायाम और विश्राम नहीं करता है, तो कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता है। अब बात करते हैं संतुलित आहार की। तो एक ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन समुचित मात्रा में उपलब्ध हो, संतुलित आहार कहलाता है। अब बात करते हैं मानव रोग की। साधारणतः रोग हम उसे कहते हैं जिसके शरीर में हो जाने पर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, अथवा जब शरीर की स्वाभाविक या सामान्य क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मनुष्य को कई तरह के रोग हो सकते हैं। अब बात करते हैं रोग के दो प्रकार होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। यानी एक रोगी जब किसी निरोग व्यक्ति के संपर्क में आता है और वह निरोग व्यक्ति भी रोगी हो सकता है, तो ऐसे रोग को हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। अभी जो विश्व प्रसिद्ध बीमारी आप सुन रहे हैं कोविड-19, यह भी एक संक्रामक रोग है जिसका अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण ये सारी परेशानियां पूरे विश्व के देशों को झेलना पड़ रहा है। असंक्रामक रोग तो ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकते हैं, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे हार्मोन की गड़बड़ी और एलर्जी असंक्रामक रोग हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब पशुपालन की। तो पशुपालन विज्ञान की, खास करके कहिए कृषि विज्ञान की, वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं का भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अब अगले टर्म कुक्कुट फार्म प्रबंधन की बात करते हैं। कुक्कुट पालन मुख्यतः मांस तथा अंडा प्राप्ति के लिए किया जाता है। कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गों के अतिरिक्त बतख, टर्की तथा गीज को भी सम्मिलित किया जाता है।
अंडे देने वाली मुर्गियां एग लेयर्स कहलाती हैं। अधिक मांस प्राप्त करने के उद्देश्य से पाली जाने वाली मुर्गियां बॉयलर कहलाती हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दो अच्छे टर्म हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर देने में मदद करेंगे। एग लेयर्स और बॉयलर किसे कहते हैं अगर आपको मिलेगा तो जो मुर्गियां अंडा देने वाली होती है, यानी जिन मुर्गियों से अधिक मात्रा में अंडा प्राप्त होता है, अंडे के लिए जिनका पालन किया जाता है, उसको एग लेयर्स कहते हैं। और जिन मुर्गियों को मांस प्राप्त करने के उद्देश्य से पाला जाता है उनको हम लोग बॉयलर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंतः प्रजनन की। जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन होता है तब इस प्रकार के प्रजनन को अंतः प्रजनन कहते हैं। इस प्रकार के प्रजनन में एक ही नस्ल के पशुओं के बीच 4-6 पीढ़ियों तक संगम कराया जाता है। अब बही प्रजनन की भी बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार के प्रजनन में उन पशुओं से संगम कराया जाता है जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। इस प्रकार के प्रजनन में एक ही नस्ल के 2 पशुओं के बीच संगम हो सकता है, बशर्ते कि दोनों पशुओं के पूर्वजों में समानता नहीं हो। बही प्रजनन में भिन्न भिन्न नस्लों तथा भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच प्रजनन सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं, आइए अब बात करते हैं बहिःसंकरण की। इस प्रकार के प्रजनन में एक ही किस्म के पशुओं के मध्य संगम कराया जाता है जिनकी 4-6 पीढ़ियों तक नर तथा मादा दोनों तरफ की उभय वंशावली नहीं होनी चाहिए। संगम की यह विधि ऐसे पशुओं के प्रजनन में श्रेष्ठ मानी जाती है जिनकी उत्पादन क्षमता तथा मांस प्रदायी दर औसत से कम हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और अंतः विशिष्ट संकरण की बात करते हैं। इस प्रकार के संकरण में 2 विभिन्न प्रजातियों के नर तथा मादा पशुओं का संगम कराया जाता है और इस प्रकार के संकरण से प्राप्त संतति में वांछनीय गुण सम्मिलित होता है, जैसे खच्चर। खच्चर की उत्पत्ति में नर घोड़ा तथा मादा गधा के बीच संगम कराया जाता है, यानी कि किसी विशिष्ट प्रजाति को पैदा करने के लिए जब अलग अलग नर और मादा लिए जाते हैं अलग अलग जाति के और उसे एक तीसरी प्रजाति का विकास किया जाता है, तो ऐसे संकरण को हम लोग विशिष्ट संकरण के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मधुमक्खी पालन की। मधुमक्खी पालन प्राचीन समय से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन आजकल यह एक कुटीर उद्योग है। शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छातों का रख रखाव ही मधुमक्खी पालन या मौन पालन कहलाता है। मत्स्यिकी की भी बात करते हैं। मत्स्यिकी एक प्रकार का उद्योग है जिसका सीधा संबंध मत्स्य पालन, उनका प्रसंस्करण तथा उनकी बिक्री से है। इस उद्योग में अन्य जलीय जीवों को भी शामिल किया जाता है। पादप प्रजनन पर विचार करते हैं। पादप प्रजनन में फसलों की ऐसी नई तथा उन्नत गुणवत्ता वाली किस्मों को विकसित किया जाता है जिनमें वर्तमान अथवा प्राचीन किस्मों से अच्छे गुण विद्यमान हो। यह तभी संभव है जब वर्तमान किस्मों में आनुवंशिक बदलाव लाया जाए। यह बदलाव पादप प्रजनन की विधियों के प्रयोग द्वारा लाया जा सकता है। अगले टर्म पर चलते हैं, जनन द्रव संग्रहण। तो किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के विविध अलील का समस्त संग्रहण पादपों या बीजों को उसका जनन द्रव संग्रहण कहते हैं। बात करते हैं भारत में हरित क्रांति की। तो 1960 के मध्य से पादप प्रजनन की विधियों का उपयोग कर गेहूं, धान, मक्का आदि की उन्नत संकर किस्में विकसित की गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश में खाद्यान्न उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। जितनी उम्मीद नहीं की गई थी उससे ज्यादा वृद्धि हुई। इस प्रावस्था को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1960 के बाद 1960 से 70 के बीच
हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन में, खास करके गेहूं के उत्पादन में हुई आशातीत बढ़ोतरी को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से दूध उत्पादन में वृद्धि को हम लोग श्वेत क्रांति कहते हैं तथा अंडा एवं मांस उत्पादन, मछली उत्पादन की वृद्धि को रजत क्रांति के नाम से जानते हैं। उत्परिवर्तन प्रजनन, तो जीन के अंदर आधार अनुक्रम में परिवर्तन द्वारा जो आनुवंशिक विविधताएं पैदा हो जाती हैं उसको हम लोग उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं, जैव पुष्टिकरण। जनन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए विटामिन तथा खनिज युक्त उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली प्रजनित फसलों का विकास ही जैव पुष्टिकरण या बायोटिफिकेशन कहलाता है। इसको एक बार और समझिए। जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, यानी कि लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए ऐसे फसलों का विकास करना जिससे ज़्यादा खनिज युक्त पदार्थ प्राप्त हो, उसमें विटामिन की मात्रा ज़्यादा हो, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, यानी कि स्वास्थ्यवर्धक सामग्री उसमें अधिक हो, तो इस प्रक्रिया को हम लोग जैव पुष्टिकरण के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऊतक संवर्धन की। ये पहले भी बता चुके हैं। किसी निश्चित संवर्धन माध्यम में जब पौधे के किसी भाग के ऊतक के संवर्धन से नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं तब उसको हम लोग ऊतक संवर्धन कहते हैं। जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट, पौधों की कोशिकाओं से जब कोशिका भित्ति अलग कर दिया जाता है तब नग्न कोशिका को जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। क्यूरिंग की बात करते हैं। चाय की पत्तियों पर कुछ जीवाणु किण्वन क्रिया संपादित करते हैं। इससे चाय की पत्तियों में विशेष स्वाद और सुगंध आ जाती है। इस क्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। प्राथमिक उपचार, तो इस चरण में मूलतः वाहित मल जल में मौजूद छोटे बड़े लंबित कणों को अलग किया जाता है। इसके लिए विभिन्न भौतिक क्रियाओं जैसे अवसादन, पलवन, छनन एवं निस्यंदन का सहारा लिया जाता है। प्राथमिक अमल, वाहित मल जल में बचे अन्य भारी गंदगियों जो ठोस कणों के रूप में रहती हैं, ये धीरे धीरे नीचे बैठ जाती हैं। उन्हीं को हम लोग प्राथमिक अमल कहते हैं। इसको एक बार और समझिए। हमने बताया कि जो गंदा जल होता है, मल जल होता है, उसमें पहले हम लोग प्राथमिक उपचार करते हैं तो उसमें कुछ गंदगियों को जो है हम लोग भौतिक विधि से अलग करते हैं। तो जो भारी गंदगियां हैं वो ठोस कणों के रूप में रहती हैं और धीरे धीरे नीचे बैठ जाती हैं। उन्हीं गंदगियों को हम लोग प्राथमिक अमल के नाम से जानते हैं। यानी वाहित मल जल में बचे अन्य भारी गंदगियों जो ठोस कणों के रूप में रहती हैं, धीरे धीरे नीचे बैठ जाती हैं, जिन्हें प्राथमिक अमल कहते हैं। सक्रियत अमल, प्रवाहित मल जल के बीओडी की संदर्भता में समुचित कमी हो जाने के बाद बहिस्राव को यहाँ से निकालकर निस्यंदन टैंक में भेजा जाता है। यहाँ जीवाणु के फ्लस्क धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। इस अवसाद को सक्रियत अमल के नाम से जाना जाता है। अगला टर्म है अवयवीय अमल संचित्र। तो सक्रियता अमल के बचे हुए मुख्य भाग को पंप के माध्यम से बड़े टंकी में लाया जाता है। यहाँ इसे अवयवीय अमल संचित्र के नाम से जानते हैं। अब आइए बात करते हैं सूक्ष्म प्रजनन की। तो अलैंगिक जनन द्वारा समान आनुवंशिक गुणों वाले
पौधों के बनाए जाने की प्रक्रिया को हम लोग कोलोनल प्रोपगेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब हम अलैंगिक जनन विधि से एक तरह के आनुवंशिक गुण वाले पौधों को तैयार करते हैं तो उसको कोलोनल प्रोपगेशन कहते हैं। और जब हम कोलोनल प्रोपगेशन किसी पात्र में यानी टेस्ट ट्यूब में करते हैं, पात्रे संवर्धन क्रिया द्वारा करते हैं, तो उसको हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन के नाम से जानते हैं। इसको एक बार और समझिए। अलैंगिक जनन द्वारा समान आनुवंशिक गुणों वाले पौधों के बनाए जाने की प्रक्रिया को कोलोनल प्रोपगेशन कहा जाता है और पात्रे संवर्धन प्रोपगेशन को सूक्ष्म प्रजनन या माइक्रो प्रोपगेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि कोलोनल प्रोपगेशन जब पात्रे संवर्धन के द्वारा होता है तो उसको हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन के नाम से जानते हैं। राइपेनिंग की बात करते हैं तो जीवाणुओं के द्वारा पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी लाई जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग राइपेनिंग कहते हैं। अब ये अंतिम टर्म है आज के लेक्चर का, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स। एंटी माने होता है विरोधी, बायो मतलब होता है जीवन। तो एंटीबायोटिक्स का शाब्दिक अर्थ हुआ जीवन विरोधी, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मीनिंग, व्यवहारिक अर्थ कुछ और होता है। ऐसे पदार्थ जो रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करते हैं उसको हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। जैसे टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक का नाम है। एंटीबायोटिक्स बहुत से हैं, बहुत से एंटीबायोटिक हैं। कुछ एंटीबायोटिक की चर्चा आपको आगे प्रश्न उत्तर के रूप में फिर हम करेंगे। 4 एंटीबायोटिक की चर्चा हम आपको यूनिट 1 में भी किए थे। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। हम आपको अगले लेक्चर में इस यूनिट के यानी यूनिट 3 के जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसका आंसर के साथ आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए हमारे तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे प्ले लिस्ट से निकालकर उसे अवश्य देखें। आपकी बायोलॉजी की पूरी तैयारी जो है वह हो जाएगी। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।